नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने में को मिलेगी। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर लिखना है आपको। आप सभी जानते हैं कि चाइना में एशियाई खेल हो रहे हैं। ये 19वें नंबर के हैं। कौन से 19वें एशियाई खेल हो रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि हांगझू में हो रहे हैं। और पहले कब हुए थे? पहली बार ये 1951 में दिल्ली में हुए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हर 4 साल में होते हैं एक बार। अगले कब होंगे और कहाँ होंगे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि 9 पदक जीते एक स्वर्ण सहित आप देखिए भारत ने शुक्रवार को हांगझू में। और एशियाई खेलों में पहली बार 100 के पार पहुंच चुका है भारत पदक में। और आप देखिए हमारे खिलाड़ियों को जिस हिसाब से सुविधाएं मिलती है ना, प्रशिक्षण मिलता है ना, उस हिसाब से हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि 95 हुई है कुल पदकों की संख्या। 7 और पदक आज आने तय हैं। 22 और पदक अब तक आ चुके हैं भारत के खाते में। गोल्ड मेडल की बात हो रही है। भारतीय हॉकी टीम ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर जीता है स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में आप देखिए रिकर्व पुरुष टीम ने जीता है रजत और महिला टीम को मिला है कांस्य पदक। बैडमिंटन में एच एस प्रणव सेमीफाइनल में हारे और कांस्य पदक से करना पड़ा उन्हें संतोष। और आप देखते हैं कि कुश्ती में सोनम, किरण और अमन ने दिलाया कांसा, बजरंग पूनिया हारे। और आप देखिए ब्रेड टीम ने जीती चांदी और सेव कट करा रेगू में महिला टीम ने जीता आप देखेंगे कांस्य इसमें। और क्रिकेट भारत का सामना फाइनल में अफगानिस्तान से है। कबड्डी में फाइनल में पुरुष टीम ईरान से, तो महिला टीम आप देखिए चीनी ताइपे से भिड़ेगी। ये सब बात हो रही है। एक बार खत्म होने दीजिए, हम लोग क्या करेंगे कि एक ओवरव्यू इसका ले लेंगे। और आपकी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। न्यूज क्लिक मामले में चीन की साजिश, आईएसआई का भी हाथ है। आपने देखा होगा कि न्यूज पोर्टल एक न्यूज एजेंसी है। इस पर आप देखिए चाइना से फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। और इस पर अभी हाल ही में ईडी ने रेड भी डाली थी। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूं। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखते हैं कि 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये एजेंसियां काफी चर्चा में बनी रहती हैं। रूस का परमाणु परीक्षण संधि से अलग होने का संकेत। विश्व में एक बार फिर से परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीबीटी से जल्द अलग होने के संकेत दिए हैं। और इसको लेकर रूसी संसद में जल्द ही आप देखिए प्रस्ताव पारित हो सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ही रूस के परमाणु परीक्षण शुरू करने के पक्ष में आप देखिए बयान दिया है। अब आप लोग कहोगे कि ये CTBT क्या है ये? आप देखेंगे कि ये CTBT संधि सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण और उपयोग को प्रतिबंधित करती है। और यह संधि जेनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के पश्चात विकास में आई थी। इस संधि पर 1996 में आप देखिए हस्ताक्षर किए गए थे। और अब तक आप देखिए 184 देश लगभग इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। और जब आप देखिए इससे अलग हो जाएगा तो वो फिर से शुरू कर देगा। और रूस की बात करें तो आप देखेंगे ये रूस है, ये यूक्रेन है। और आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच युद्ध भी चल रहा है। भारत ये हमारा देखने को मिलेगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। बिहार में जातिवार गणना के और आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए इनकार। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का भी नहीं दिया आदेश। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी कर बिहार सरकार से मांगा जवाब। राज्य को जातिवार गणना का अधिकार है या नहीं, ऐसे मुद्दे पर करेंगे विचार। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जनगणना कह लीजिए या सर्वे कह लीजिए आप लोग, बिहार में जो करवाया गया है। और जाति आधारित जनगणना देश में कब हुई थी अंतिम बार? ये 1931 में हुई थी। और आपको बता दूं कि 1941 में भी आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, लेकिन वो जारी नहीं होते। और आप देखेंगे कि 1941 के बाद 2011 में भी आंकड़े हुए थे इकट्ठे, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों जारी ही नहीं हुए हैं।
और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। और आप देखिए 1881 से नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। हर 10 साल में होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो आप देखिए पटना इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। और आप देखिए विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे ये फैला हुआ है। कनाडा ने भारत से अपने कई राजनयिकों को हटाया। दिल्ली से बाहर काम कर रहे राजनयिकों को कुआलालंपुर या फिर सिंगापुर भेजा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कनाडा और भारत के बीच काफी बुरे दौर से रिश्ते गुजर रहे हैं। टोरंटो इसकी राजधानी है, आप देखिए कनाडा की। उत्तरी अमेरिका में आप लोग देखते हैं ना, देखिए ये हमारा एशिया में भारत है, यहाँ से आप लोग जाइए, ये आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा। तो उसी की बात हो रही है। 2 वर्षों में नक्सलवाद का हो जाएगा समूल नाश, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं। अब आप लोग कहोगे नक्सल होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आप देखिए नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। यहीं से आप देखते हैं कि ये नक्सल निकला है। बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने का आज अंतिम दिन है। 2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या उन्हें दूसरे मूल्य में के नोटों में बदलने का आज तारीख का आखिरी दिन है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को बताया कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के 2000 रुपये की नोट अभी भी प्रचलन में है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। घटिया निर्माण ने भयावह हुई है सिक्किम आपदा, सीएम कह रहे हैं। आपने देखा है कि सिक्किम में जो क्या हुई है, आप देखते हैं कि बादल फटने की घटना हुई है और इसमें आप देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं और कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 51 बताई जा रही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, और हकीकत क्या होगी ये कह नहीं सकते। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसकी सीमा आप देखिए नेपाल, चाइना, भूटान से लगती है, 3 देशों से। और राज्यों में देखें तो पश्चिम बंगाल से केवल इसकी सीमा लगती है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका सिक्किम। संजय सिंह का 2 सहयोगियों से आमना सामना कराएगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के 2 सहयोगियों को भेजा है, आप देखिए समन। आप देखते हैं कि जो आबकारी घोटाले की बात होती रहती है ना, आबकारी नीति आई हुई थी दिल्ली में, शराब नीति, उसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है और आप देखें दुनिया भर के लेन देन की बात हो रही है। राकापा पर चाचा भतीजे ने पेश की अपनी अपनी दावेदारी। ये आप देखिए किसकी बात हो रही, महाराष्ट्र की बात हो रही है। जो एनसीपी पार्टी है ना, इसमें 2 गुट हो गए थे, आपने देखा होगा, अजीत पवार और आप देखेंगे शरद पवार। तो उन्होंने दोनों में आप देखते हैं चल रहा है ये मामला, आपका सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में भी है और आप देखते हैं अदालत में भी है और आप देखते हैं कि आपका चुनाव आयोग में भी है, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी है इसकी। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या महाराष्ट्र। अभिनेता चित्तरंजन त्रिपाठी बने एनएसडी के निदेशक। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को 5 वर्षों बाद पूर्णकालिक निदेशक मिला है, तो ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं। और आप देखते हैं कि चित्तरंजन ने हैदराबाद विश्वविद्यालय समाजशास्त्र में एमए करने के बाद 1996 में एनएसडी से एक्टिंग में डिप्लोमा किया था। चुनाव से पहले लोक लोहापन घोषणाओं पर सुप्रीम नोटिस। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राजस्थान चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जनहित याचिकाओं पर दाखिल कर उठाए गए मुफ्त उपहार देने का मुद्दा। रेवड़ियों के मामले में पहले से कोर्ट में लंबित हैं याचिकाएं।
और आप देखते हैं कि उसी की बात हो रही कि हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री देंगे, तो उन्हीं की बात हो रही हो। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ रहा है कदम, हमारे राजनीतिक पार्टियां तो ये कर ही नहीं सकती हैं, चुनाव आयोग को आना पड़ रहा है। तो यार सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और चुनाव आयोग की बात करें तो वो भी एक संवैधानिक संस्था है। आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के चुनाव की देखभाल वही करता है। और जो आपकी स्थानीय चुनाव होते हैं ना, उनकी देखभाल आपके राज्य में, हर राज्य में चुनाव आयोग होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जेल में बंद ईरानी महिला कार्यकर्ता को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। महिला अधिकारों और मौत की सजा के विरुद्ध नरगिस मोहम्मदी उठाती रही आवाज, बरसों तक रही है सलाखों के पीछे, फिर भी अपनी मुहिम बरकरार रखी है। और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिलाएं, नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिलाएं, वह ईरान की दूसरी महिला है और जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। इससे पहले 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी को यह पुरस्कार दिया गया था। 122 वर्षों के इतिहास में यह 5वां मौका है जब शांति का नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो या तो जेल में है या फिर अपने घर में नजरबंद है। और ओस्लो में चैन समिति की अध्यक्ष वेरिट रीस एंडरसन ने की है पुरस्कार की घोषणा। ईरान से 10 दिसंबर को इस पुरस्कार समारोह के लिए मोहम्मदी को रिहा करने का आग्रह भी किया हुआ है। चलिए, और नोबेल पुरस्कार अल्पेन नोबेल की याद में दिए जाते हैं ना, और 1901 से दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार ईरान के पूरे आंदोलन उसकी निर्विवाद नेता नरगिस मोहम्मदी के महत्वपूर्ण काम की मान्यता के लिए एक तरह से दिया जा रहा है। अब आप देखिए, ये खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। नई दिल्ली इसकी राजधानी। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हवा हुई खराब, एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण लागू हुआ है। आप लोगों से कहता हूं ना कि दिल्ली के आसपास आप देखेंगे सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और आप देखते हैं कई रिपोर्टें आती रहती हैं जिसमें कहा जाता है कि आदमी की, आप देखते हैं कि उम्र घट रही है प्रदूषण के कारण। ठीक है, पुलिस अधिकारी स्वयं कानून नहीं बन सकते हैं, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा जिस तरीके से एक नागरिक के संवैधानिक और मौलिक अधिकार को तार तार कर दिया वह भयावह है। बिना वजह आधे घंटे तक लॉकअप में रखे गए व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। और आप देखते हैं कि हमारे देश की पुलिस की जो व्यवस्था है ना, जो आप देखते हैं कि तानाशाही रवैया देख लीजिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग डरते हैं थाने जाने से, आप समझ रहे हैं। तो वही जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल जाते हैं। तो वही परेशानी है। सुधार की बात होती रहती है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुधरेंगी बसों की सूरत। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बसों के लिए नए मार्गों को दी मंजूरी। और बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। और कसौटी पर आप देखिए, सड़क सुरक्षा की कसौटी पर पूरी तरह फिट बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब ने गुणवत्ता मानकों को मंजूरी दी है। और एक बात और आपको बता दूं, सबसे अच्छा किसी का काम होता है की बात करें तो यही है नितिन गडकरी साहब। दुनिया इनकी तारीफ करता है, हर पार्टी तारीफ करती है। अदालतें अगले 10 वर्षों में भारतीय भाषाओं में काम कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने कहा है। और आप देखते हैं कि होना चाहिए, हमारे जो भी फैसले आते हैं वो हर भाषा में आनी चाहिए। कम से कम जिस पर फैसला आ रहा है उसका एक स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट तो होना ही चाहिए कि आसानी से वो समझ सके। G20 देशों के संसदीय सम्मेलन में होगी सबसे बड़ी भागीदारी। ओम बिरला साहब कह रहे हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। 25 देशों के स्पीकर, 10 डिप्टी स्पीकर और 50 से अधिक सांसद लेंगे हिस्सा। PM 13 को करेंगे उद्घाटन। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कनाडाई संसद के अध्यक्ष के साथ तनाव के सभी मुद्दे को उठाया जाएगा। और आप देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा सदस्य में से ही होता है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं।
ये आप लोग याद रखिएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। धन विधेयक से जुड़े मामले पर 7 जजों की पीठ करेगी विचार। इस सरकार ने धन विधेयक के तौर पर पारित कराए थे आधार जैसे विधेयक। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत न होने के कारण पैदा हुआ था ये विवाद। अब आप कहोगे कि धन विधेयक क्या होता है, तो आप देखिए, धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें टैक्स लगाने, टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा, लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं ना। धन विधेयक को केवल लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है। धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है। ये प्रधानमंत्री करेंगे वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन, 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये तेलंगाना में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू हो गई। तेलंगाना में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता स्कूल की योजना शुरू हो गई है। योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 23 लाख बच्चों को पौष्टिक खाना खिलाना है एक तरह से। अब देखिए, चुनाव है तो यह भी बातें होने लगी हैं। सेना से दिव्यांगता पेंशन का दुरुपयोग रोकने के लिए लागू की गई नई पेंशन नीति, CDS साहब कह रहे हैं, अनिल चौहान साहब। देश में बढ़ रही महिला न्यायाधीशों की संख्या, चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। महाराष्ट्र सिविल जज जूनियर डिवीजन में 75 में से 42 महिलाएं हैं। और कहा बदलाव 15 साल पहले लिए गए निर्णयों को प्रतिबंधित करता है। सुप्रीम कोर्ट में बाधित की मदद को सांकेतिक भाषा दुभाषा नियुक्त किया गया है। कोई हाईकोर्ट हाइब्रिड सुनवाई से मना नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा या फिर हाइब्रिड माध्यम से सुनवाई से मना नहीं कर सकता है। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं। जहां चुनाव हो रहा हो वहां आप लोग याद रखा करिए उन राज्यों के बारे में। ज्यादा आपको इनकी देखिए बयानों का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेता किस तरह से बयानबाजी करते हैं एक दूसरे पर आप सभी जानते हैं, और कितने घटिया करते हैं ये भी आप जानते हैं। अब आप देखिए, कोई किसी को रावण कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज, कई मुद्दों पर मंथन होगा इसमें। ये आप देखते हैं कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शनिवार को नरेंद्र नगर में होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 20 से ज्यादा बिंदुओं पर मंथन होगा इसमें। और इसमें विशेष रूप से महिला शोषण, दून बेली नोटिफिकेशन और मध्याह्न भोजन योजना में श्री अन्न मोटे अनाज को शामिल करने की भी बात हो रही है। LOC से सटे कुपवाड़ा में भी जल्द पहुंचेगी रेलगाड़ी। ये नियंत्रण रेखा की बात हो रही है, LOC। ये आप देखिए, पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए है ना, उसके और हमारे के बीच जो सीमा बनती है उसी को LOC कहते हैं। कोर्ट ने पूछा मंदिर का पैसा क्यों चाहिए। सरकार ने कहा है कि लोक शांति और व्यवस्था के लिए तैयार की गई योजना। हाईकोर्ट ने पूछा योजना लागू होने पर मंदिर का प्रबंधन किसके हाथ होगा। ये आप देखिए, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर प्रांगण के निर्माण पर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के सवाल किया, आप मंदिर का पैसा चाहते क्यों हैं। चलिए, नदियों को जोड़ने से औसत वर्षा में आएगी 12% की कमी। IIT बॉम्बे व पुणे ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों के अध्ययन में आया सामने। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत के शुष्क क्षेत्रों की वर्षा में कमी आ सकती है इससे। कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए ज्यादा पैसा, कर्मचारी और रजिस्ट्रेशन का सुझाव। निकायों के अफसरों की वर्कशॉप में रिहायशी इलाकों में खतरे पर चर्चा हो रही है और स्थानीय निकायों को इस समस्या से निपटने के लिए प्रयासों में आम लोगों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है।
और अब कर्नाटक में निःशुल्क मिलेगी एंटी रेबीज वैक्सीन, क्योंकि आप देखिए कुत्ते के काटने के भी कई मामले आते रहते हैं, तो उन्हीं सब की बात हो रही है। अस्पतालों में हुई मौतों के मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकती महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट कह रहा है। अभी अस्पतालों में जो आप देखते हैं कि मौत हुई है ना, उन्हीं की बात हो रही है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में नवनियुक्त कुलपतियों के भत्तों पर रोक लगा दी। कहा राज्यपाल को विवाद सुलझाने के लिए सीएम को काफी पर आमंत्रित करना चाहिए। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है कि ममता बनर्जी की सरकार है और राज्यपाल आप देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह से नाम सुझाया जाता है और आप देखते हैं राष्ट्रपति साहब नियुक्त करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो केंद्र सरकार का ही होता है, जिसकी सरकार उसी की वहां लाठी होती है। तो दोनों में टकराव देखने को मिलता है। अब आप देखिए कई राज्यों के आप देखते हैं राज्यपाल बीजेपी के नेता देखने को मिल जाते हैं आप लोगों को। कांग्रेस के समय में कांग्रेस के नेता मिल जाते थे, तो वो काम तो अपनी पार्टी के हिसाब से करेंगे, अपनी विचारधारा के हिसाब से करेंगे, और इसको लेकर आलोचना भी होती रहती है राज्यपाल पद को लेकर काफी हद तक। मस्कुलर ट्रॉफी पीड़ित बच्चों की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस। 30 अदालत ने दाखिल याचिका में बीमारी के बारे में जागरूकता से राहत की मांग भी की है। हर राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश में जीन थेरेपी केंद्र स्थापित करने की नीति बनाने का आग्रह भी किया है इसमें। मां वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का कर सकेंगे डिजिटल दर्शन आप। पहली बार श्राइन बोर्ड प्रशासन दे रहा है यह सुविधा। कटरा से भवन तक 5 जग स्थापित किए जाएंगे जा रहे कियास्क। चलिए देखते रहा करिएगा। बिना पढ़ाए प्रिंसिपल बन गए थे तृणमूल विधायक, अब लौटाना होगा पूरा वेतन। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को दिया है निर्देश। ये आप देखिए यहाँ जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं उसी को लेकर खिलाफ बातें हो रही हैं। ये हरियाणा में दिव्यांग कोटे की भर्ती में खेल और 72 कर्मचारी बर्खास्त हुए। 132 की हुई थी भर्ती, 131 फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का आरोप है। कानूनी कार्रवाई के डर से कई कर्मचारी खुद ही छोड़ गए नौकरी। ये आप लोगों को देखते हैं ना कि फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं नौकरी के चक्कर में, तो उसी की बात हो रही है। ये सब आप देखते रहिए। विलगिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को दलीलें सुनेगा। 11 दोषियों को की समय पूर्व रिहाई को शीर्ष कोर्ट में दी गई चुनौती। याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से आप देखिए दी जानी है जवाबी दहल। और आप देखिए 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उसी समय विलगिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई थी, तो उन्हीं की बात हो रही है। निहारेंगे छतपाल का नैसर्गिक सौंदर्य तो भूल जाएंगे गुलमर्ग और पहलगाम। ये पर्यटन क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलता रहता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है पर्यटन स्थल छतपाल कमरों तरफ से। अब आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है और आप देखेंगे एक सामान्य जानकारी मिलती है आप लोगों को। आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश पेपर पढ़ना जरूरी है, मैं कहता हूं कि देखिए हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, नेशनल एडिशन पढ़िए। हाँ, 1-2 न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं वो जरूर देखते रहा करिएगा इंग्लिश के, आपकी इंग्लिश ठीक होगी। क्योंकि क्वालिफाई जो कंपलसरी पेपर है ना इंग्लिश का, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें तो आपको 300 में से 25% नंबर लाने ही होंगे, ठीक है। और अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। सच्चे किसान विज्ञानी थे एम.एस. स्वामीनाथन। तो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे और हरित क्रांति का जनक भी इन्हें कहते हैं आप लोग। और देश ने ऐसे दूरदर्शी महान व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और जिनका भारत के लिए योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वामीनाथन भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। वह अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी
करियर का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन 1947 के बंगाल की अकाल से वह इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज है जिसे वह करना चाहते हैं तो वह है किसी क्षेत्र का कायाकल्प। बहुत छोटी उम्र में वह डॉक्टर नॉर्मन वॉलों के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। पिछली सदी के छठे दशक में अमेरिका ने उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह देश के लिए काम करना चाहते थे। आज हम सभी को दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए जिनका स्वामीनाथन ने डटकर सामना किया और देश को आत्मनिर्भरता के और आत्मविश्वास के मार्ग पर ले गए। आजादी के बाद पहले 2 दशकों में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनमें से एक थी खाद्यान्न की कमी, और पिछली सदी के 7वें दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान स्वामीनाथन की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। उनके कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारतीय खाद्यान्न की कमी वाले देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र की ओर के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही है। हरित क्रांति में भारत की हम कर सकते हैं वाली भावना झलकती है। यदि हमारे सामने करोड़ों चुनौतियां हैं तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए इनोवेशन की लौ जगाने वाली प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हरित क्रांति शुरू होने के 5 दशक बाद भारतीय कृषि आधुनिक और प्रगतिशील हो गई है, लेकिन स्वामीनाथन द्वारा रखी गई नींव को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने आलू की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने के लिए की दिशा में भी प्रभावी शोध किया और उनके शोध ने आलू की फसल को ठंड के मौसम का सामना करने में सक्षम बनाया। आज दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट से आप देखिए श्री अन्न के बारे में बात कर रही है, और लेकिन आप देखिए स्वामीनाथन ने 1990 से ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था। और प्रोफेसर स्वामीनाथन के साथ मेरी इनकी बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था। इसकी शुरुआत 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो कह रहे हैं ये बात, उन्हीं ने ये आर्टिकल लिखा है। तब गुजरात आज की तरह अपने किसी सामर्थ्य के लिए नहीं जाना जाता था। निरंतर सूखे, तबाही लाने वाले चक्रवात और भूकंप ने राज्य की विकास यात्रा को बुरी तरह प्रभावित किया था। उसी दौर में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की पहल की थी। हमारी कोशिश थी किसानों को मिट्टी को बेहतर ढंग से समझने और समस्या आने पर उसके समाधान में मदद मिली। और इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात स्वामीनाथन से हुई। उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए। उनका समर्थन उन लोगों को समझाने के लिए पर्याप्त था जो हमारी योजना को लेकर संशय में थे। अंततः हमारी योजना से गुजरात में कृषि क्षेत्र की सफलता का सूत्रपात कर दिया। मुख्यमंत्री रहने के दौरान, उसके बाद जब मैंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब भी हमारी बातचीत चलती रही। मैं उनसे 2016 में इंटरनेशनल एग्रो डायवर्सिटी कांग्रेस में मिला और अगले वर्ष मैंने उनके द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला लॉन्च भी की। कोरल ग्रंथ के मुताबिक किसान वह धुरी है जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमती है। एक किसान ही है जो सबका भरण पोषण करते हैं। स्वामीनाथन इसे अच्छी तरह समझते थे। अधिकांश लोग उन्हें कृषि विज्ञानी कहते हैं, मगर उनके व्यक्तित्व का विस्तार इससे कहीं ज्यादा था। वह एक सच्चे किसान विज्ञानी थी। उनके दिल में किसान बसता था और उनके कार्यों की सफलता उनकी अकादमिक उत्कृष्टता तक ही सीमित नहीं है, वह खेतों और मैदानों में स्पष्ट रूप से आप दिखती है। उनके कार्यों ने साइंटिफिक ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच के अंतर को कम किया है। उन्होंने ह्यूमन एडवांसमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन पर जोर देते हुए हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वकालत की। उन्होंने छोटे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उन तक इनोवेशन का लाभ पहुंचाने पर बहुत जोर दिया। वह विशेष रूप से महिला किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित थे। प्रोफेसर स्वामीनाथन इनोवेशन और मेंटोरशिप को भी बहुत बढ़ावा देते थे। जब उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला तो उन्होंने पुरस्कार राशि का उपयोग एक गैर लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। आज भी यह फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रहा है और उन्होंने अनगिनत आपदी की प्रतिभाओं को निखारा और उनमें इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। उनका जीवन हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और इनोवेशन की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। वह एक संस्थान निर्माता भी है, तो उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइवेंट रिसर्च हो रही है। उन्होंने कुछ समय तक मनीला स्थित इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अहम जिम्मेदारी निभाई और दक्षिण एशिया में इस संस्थान का रीजनल सेंटर 2018 में वाराणसी में खोला गया था। और मैं प्रोफेसर स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि देने के लिए फिर से कोरल ग्रंथ को उद्धृत करूंगा। उसमें लिखा है, यदि योजना बनाने वालों में दृढ़ता हो तो वे
वही परिणाम हासिल करेंगे जो वे चाहते हैं। स्वामीनाथन ने इस संकल्प को बेहद रचनात्मक तरीके से और जुनून के साथ निभाया। वह कृषि को मजबूत करेंगे और किसानों की सेवा करेंगे। जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, स्वामीनाथन का योगदान हमें प्रेरित करता रहेगा। और आप देखिए कि हमें उन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते रहना होगा जो उन्हें बेहद प्रिय थे। और इन सिद्धांतों में किसानों के हितों की वकालत करना, साइंटिफिक इनोवेशन के लाभ को कृषि विस्तार की जड़ों तक पहुंचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता और एवं समृद्धि को बढ़ावा देना शामिल है। मैं एक बार फिर प्रोफेसर स्वामीनाथन को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। चलिए, प्रधानमंत्री साहब ने यह आर्टिकल लिखा है, इंटरनेट मीडिया का घातक असर। ये आप देखिए, नई पीढ़ी से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट बहुत चिंतित करने वाली है। गैलप और वाल्टन फैमिली फाउंडेशन की एक रिपोर्ट यह कहती है कि जैन जी अकेलेपन की भयावह दौर से गुजर रही है और खुद को अकेला महसूस कर रही है। 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले जैन जी पीढ़ी कहा जाता है। और आप देखिए, जैन जी, और यह रुझान इसलिए और चिंता बढ़ाती है क्योंकि यह वह पीढ़ी है जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में कहीं अधिक सुविधा संपन्न है। इसके बावजूद वह तनाव, चिंता और अवसाद में डूबी हुई है। दुनिया भर के अन्य अध्ययन भी इस पीढ़ी के बारे में यही रुझान बताते हैं। दुखद पहलू यह है कि ऐसे रुझानों और मनोविज्ञानियों की चेतावनियों के बावजूद इस विषय पर आवश्यक चिंतन मनन नहीं हो रहा है। मानसिक वेदना सहज ही किसी का ध्यान आकर्षण नहीं करती है। विशेषकर इस संदर्भ में आप देखिए, भारत की बात की जाए तो यहाँ मानसिक पीड़ा को तनाव तथा अवसाद का क्षणिक आवेग माना जाता है, जबकि ऐसा भाव है कि अगर समय रहते इसे ना समझा जाए तो इसका उपचार नहीं किया जाए तो यह घातक भी हो सकता है। गैलप और वाल्टन फैमिली फाउंडेशन का उक्त अध्ययन समाज में लंबे समय से आप देखिए कायम मिथक को भी तोड़ता है और संपन्नता, खुशी और संतुष्टि की पर्याय है। वास्तविकता यह है कि समाज ने भौतिकवादिता का लबादा कुछ इस तरह ओढ़ रखा है कि उसके भीतर अकेलेपन के अलावा कुछ और शेष नहीं बचता। कम समय में अधिकतम की चाहे मानव को कम मशीनीकृत ढांचे में परिवर्तित कर देती, इसका एहसास उसे स्वयं नहीं होता है। अंतहीन दौर के भी संबंधों के निर्वहन में व्यतीत होने वाले समय के अनुपात में उस अवधि का उपयोग कर धन अर्जित करने की गणना युवाओं को अकेलेपन का चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है, वह भी बिना इस तथ्य पर विचार किए कि अंतर्गत भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए मानवीय संबंध अपरिहार्य है। और इस सत्य की अवहेलना युवाओं के हिस्से में अंततः वह अकेलापन लाती हैं और जहां उनकी पराजय, हताशा और निराशा देखने के लिए कोई रिश्ता शेष नहीं बचता है। यही पीड़ा उन्हें अवसाद की ओर धकेल देती है। युवाओं के पीछे पीछे उन किशोरों का भी आप देखते हैं कि जमघट है जो यज्ञपि धन अर्जन की दौड़ में अभी शामिल तो नहीं हुए, परंतु मित्रता और नातेदारी जैसे शब्द उनकी शब्दावली से विलुप्त से हो रहे हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में डाटा वैज्ञानिक क्रस सेयत कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया किशोरों के सामाजिक जीवन पर परमाणु बम के हमलों की तरह है। सेयत की बात को अतिशयोक्ति कहकर झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि विगत दशकों में आप देखिए हुई जनसंचार क्रांति ने सामाजिक संबंधों पर वैसा आघात नहीं किया था जैसा कि इंटरनेट मीडिया ने किया है। यह जिस तरह से किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उसके संबंध में मीडिया मनोविज्ञानी डॉन ग्रांट ने कंपेयर एंड डिस्पेयर, तुलना और निराशा शब्दावली का प्रयोग किया है। ग्रांट कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर किशोर अधिकांश समय अपने हम उम्र किशोरों के जीवन और छवियों को देखने में आप देखिए बिताते हैं और अपना आत्म अवलोकन करते हैं। और इस प्रक्रिया में अगर वे अपने व्यक्तित्व, बाह्य रंग, रूप या फिर आर्थिक स्तर को कमतर पाते हैं तो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और यह उनके भीतर हीन भावनाओं को इस सीमा तक उत्पन्न कर देती है कि कई बार वे अपने जीवन को समाप्त करने का विचार भी मन में ले आते हैं। एसोसिएशन बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड लोअर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग अमंग चाइल्ड एंड एडोलेसेंट्स एविडेंस फ्रॉम ए पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी शीर्षक से हुआ शोध बताता है कि जो किशोर इंटरनेट मीडिया पर एक दिन में 7 घंटे से अधिक समय व्यतीत करते हैं, उनके अवसादग्रस्त होने की आशंका उन किशोरों से 2 गुना अधिक होती है जो इंटरनेट मीडिया पर कम समय व्यतीत करते हैं। अमेरिका में हुए अध्ययनों के मुताबिक 2000 के बाद जैसे ही इंटरनेट मीडिया ने लोकप्रियता हासिल करनी शुरू की तो वहाँ किशोरों और युवा वयस्कों का मानसिक स्वास्थ्य निरंतर खराब होने लगा। अध्ययन यह भी बताते हैं कि उस कालावधि
के पश्चात युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये आंकड़े और रुझान सिर्फ अमेरिका की जेन जी पीढ़ी की वस्तु स्थिति को ही उजागर नहीं करते हैं, अपितु यह विश्व भर के किशोरों की मना स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि किशोरों को सामाजिक संबंधों के प्रवाह की ओर लौटाया जाए। ऐसा करना आसान नहीं होगा। वास्तविक संसार से दूर छद्म दुनिया किशोरों के लिए किसी स्वप्न लोक की भांति है, और जहां न केवल वे अपनी खुशियां ढूंढते हैं बल्कि इसके साथ ही अपनी जगह बनाने की जद भी करते हैं। कल्पना लोक की वह यह दुनिया अति घातक है, परंतु यह विचारने का किंचित प्रयास नहीं किया जाता है कि उन्हें इस ओर धकेलने वाले भी हम ही हैं। अपनी व्यस्तताओं, आकांक्षाओं, झंझावतों के बीच हम ही हैं जो नन्हे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमाते हैं, और पता नहीं कभी स्मार्टफोन अभिभावकों के ममतामयी स्पर्श का विकल्प बन जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस समय इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और अपनी आकांक्षाओं का त्याग करें ते हुए बच्चों को समय दें। उनकी भावनाओं, उलझनों और हताशा के बीच भावनात्मक संबल की एक मजबूत कड़ी जोड़नी होगी, अन्यथा वे यूं ही छद्म दुनिया के शिकंजे में फंसते चले जाएंगे। लेखिका है, समाजशास्त्री हैं, डॉक्टर रितु सारस्वत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। एक बात और आपको बता दूं, आज देखिए किसी से भी आप लोग मिलिए, उसके अंदर आपको अवसाद, डिप्रेशन देखने को जरूर मिलता है। समय का सदुपयोग, मनुष्य अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से धन संपदा को वापस पा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को पाना संभव नहीं है। इसलिए समय को सर्वोपरि और सबसे अधिक बलवान कहा गया है। जो व्यक्ति इस समय के मूल्य को पहचान लेता है तो समय भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को विराट बना देता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। रेवड़ी संस्कृति का रोग। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों की ओर की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार के साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करने का कारण यह है कि चुनाव करीब आते देखकर इन राज्यों की सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगी हुई हैं। कुछ ऐसा ही काम विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी हो रहा है, और इसे लेकर दायर जनहित याचिका में यह सही कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने अंतिम वर्ष में लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा देती हैं। ऐसा करते समय यह भी ध्यान नहीं रखती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति उनके वादों को पूरा करने की अनुमति देती है या नहीं। चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं केवल सत्तारूढ़ दल ही नहीं करते हैं, विपक्षी दल भी ऐसा ही करते हैं। भी यह बताने से इनकार करते हैं कि घोषणा पत्रों के जरिए जनता को लुभाने के लिए वो जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। नतीजा यह होता है कि ऐसे दल जब कभी सत्ता में आ जाते हैं तो धन की कमी का रोने लगते हैं, या फिर अपनी घोषणाओं की आधी अधूरी ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण कर्नाटक, जहां कांग्रेस लोक लुभावन वादों के चलते सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब उसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। इसी तरह की समस्या का सामना उन राज्य सरकारों को भी करना पड़ रहा है जिन्होंने लोक लुभावन वादे किए थे। निसंदेह भारत जैसे देशों में जहां करोड़ों लोगों की निर्धनता से उबरना है, वहां जन कल्याण की योजनाएं तो चलानी ही होगी, लेकिन जन कल्याण के काम करने और रेवड़ियां बांटने में अंतर है। इस अंतर को समझने की वजह रेवड़ी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरा भी ऐसा कुछ करने को विवश हो जाता है। अब तो आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। निर्धन लोगों का उत्थान तभी किया जा सकता है जब राज्य आर्थिक रूप से सक्षम बने रहेंगे, और राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि आर्थिक सक्षमता वित्तीय नियमों की उपेक्षा करके नहीं प्राप्त की जा सकती है। यदि राज्य सरकारें वित्तीय रूप से सक्षम नहीं बनती तो वे ना तो आप देखिए लोक लुभावन वादों को पूरा कर सकती हैं और ना ही विकास के कामों को आगे बढ़ा सकती हैं। विडंबना है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में भी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति अपना रहे हैं। यह संस्कृति राज्यों और अंततः देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ही डालेगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे आप देखिए राजनीतिक दल अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले वादे करने से बचे रहें। या आप देखिए उचित नहीं हंगामा। जब तक पुलिस और आमजन एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक आपराधिक तत्वों को अलग थलग करना मुश्किल है। बिहार में पुलिस पर हमले जो बढ़ रहे हैं उसी की बातें हो रही। ब्लैक होल की घूर्णन का मिला प्रमाण। ब्रह्मांड के अध्ययन का मुख्य आधार और खगोल विज्ञान में नवीनतम खोजों की कुंजी बन चुका अल्बर्ट आइंस्टाइन का समान अपेक्षित सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी खोज के 100 से अधिक साल पूरे होने के बावजूद सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला यह हुआ कि शोधकर्ताओं को पृथ्वी से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मैसियर 87 मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र में विद्यमान एक विशाल का ब्लैक होल में घूर्णन के पहली बार प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, जो आइंस्टाइन
कि इस सिद्धांत के कुछ और पहलुओं की पुष्टि करता है। सामान्य अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव दिखाई देता है, उसका कारण यह है कि वह हर वस्तु अपने द्रव्यमान और आकार के मुताबिक अपने इर्द गिर्द दिक्काल स्पेस टाइम की ज्यामिति को वाक्यल कर देती है। इसी परिघटना का उदाहरण पृथ्वी, विवर या फिर ब्लैक होल है। ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जो खगोलीय दृष्टि से आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, परंतु इनके प्रबल गुरुत्वाकर्षण के चंगुल से प्रकाश की किरणों का भी निकलना असंभव होता है। ये ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इनसे जुड़ी नई खोजों ने अक्सर आइंस्टाइन के इस 100 साल पुराने सिद्धांत की या तो पुष्टि की है या फिर आप देखिए चुनौती देने का काम किया है। और इस सिद्धांत के जरिए पिछली सदी के छठे दशक में खगोल विज्ञानियों ने भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल से प्रकाश और गैस और धूल के रूप में उत्सर्जित होने वाले जेट धाराओं का प्रत्यक्ष संबंध ब्लैक होल के द्रव्यमान और उसके घूर्णन की गति से होगा। और ब्रह्मांड विज्ञान की अनेक अवधारणाओं की तरह इस मान्यता की भी अभी तक प्रत्यक्ष रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, जबकि खगोलविद जानते हैं कि ब्लैक होल घूर्णन करते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जिन खगोलीय पिंडों तारों से होता है वे भी घूर्णन करते हैं। चुनौती इसे साबित करने की है, जिस बारे में एक नई दृष्टि मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानियों की एक टीम ने दुनिया भर के रेडियो दूरबीनों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद मंदाकिनी मेसियर 87 के केंद्र में डोलती हुई जेट धाराओं के उद्गम का पता लगाया, जो ब्लैक होल के घूर्णन का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है। वस्तुतः इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए मैसियस 87 के केंद्र में मौजूद इसी ब्लैक होल की इमेजिंग में वर्ष 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिली। और इस कामयाबी के बाद आप देखिए खगोल विज्ञानियों का ध्यान इस सवाल पर केंद्रित हो गया था कि यह ब्लैक होल घूम रहा है या नहीं। अब शोध से मिले नतीजों से प्रत्याशा निश्चितता में बदल गई है। यहां भी आप लोगों को छोटे छोटे कॉलम देखने को मिलते हैं, देख लिया करिएगा। विदेश में पढ़ाई के लिए नुकसान का संज्ञान। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती जा रही है। इससे देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी संपत्ति बेचकर बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। एक समय था जब विदेश में रह रहे भारतीयों के माध्यम से पंजाब के गाँव में बड़ी मात्रा में धन आता था। विदेश में पढ़ाई की इस प्रवृत्ति के कारण यह प्रक्रिया उलट हो गई, यानी अब विदेश से धन आने के बजाय वहां धन भेजा जा रहा है। जो चिंताजनक है। बेरोजगारी की समस्या का हो समाधान, ये भी बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, अफसरी आत्मा खरी खरी तंज कसा जाता है। राजनीति की अलग कतार में बैठ गए अजीत अति पिछड़े। ये जाति आधारित जनगणना हुई, उसी पर लिखा जा रहा है सब। विवादों में जीएम फसलों की अनुमति मिलने से जितने लाभ होने की बात कही गई थी, अब तक ऐसा हो नहीं पाया। जब कई जीएम फसलों में हो तो इससे अनेक समस्याएं भी सामने आई। देखिए, जीएम फसल जो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की बात हो रही है ना, उन्हीं की बात हो रही है। बीते दिनों जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की एक बैठक में यह राजपास हुआ है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ने समिति के उस निर्देश को खारिज कर दिया है जो उन्हें परीक्षण कर जीएम कपास के बीजों को की एक नई किस्म का परीक्षण करने के लिए कहा गया था। त्योहारी सीजन में महंगे नहीं होंगे होम और ऑटो लोन। आरबीआई ने लगातार चौथी बार 6.5% पर रखा है बरकरार रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, ये आप लोगों से आज पूछता हूं। 5.4% पर बरकरार रखा विकास दर के अनुमान को आरबीआई ने। और आप लोगों को बताओ ना कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई हमारी केंद्रीय बैंक है ना, बैंकों का बैंक कहते हैं। बढ़ते पर्सनल लोन पर आरबीआई की नजर। लगातार चौथे सप्ताह घटा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय कारोबारी बेचना चाहते हैं वाल्ट डिज्नी। स्ट्रीमिंग और टेलीविजन सेवा प्रदाता कंपनी है रिलायंस रिटेल ने 4,966 करोड़ निवेश करेगी एडीआई। ये आप देखिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और भारत में 1 लाख से ज़्यादा सीजनल नौकरियां सृजित की हैं। दाल मसालों की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए चुनौती बनी हुई हैं। बासमती चावल के निर्यात मूल्य में कसौटी संभव है। बैंकों में 2,000 रुपये के नोट जो बदलने की बात हो रही है, आज अगर हो तो बदल लीजिए, ठीक है। लैंडर विक्रम और रोवर विज्ञान की सक्रिय होने की उम्मीद खत्म हुई है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि लैंडर रोवर को सक्रिय होता तो अब तक हो गया होता। चंद्रमा पर सूर्योदय के बाद स्लीप मोड में जगाने का किया गया प्रयास नहीं मिली सफलता। और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा इसका परिणाम हमें मिल चुका है, सफलता मिल चुकी है। तो अब टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन और अन्य तत्वों का पता लगाया है चंद्रमा ने। और 2000 अभी
2023 में ही छोड़ा गया था ना, 2019 में चंद्रयान तो छोड़ा गया था, 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था। और आप देखिए रोवर के पेलोड ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सल्फर, अन्य तत्वों का पता लगाया है। वहीं आप देखिए लैंडर के पेलोड चंद सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर चंद की सतह के तापमान को भी मापा है। वहीं लैंडर के दूसरे पेलोड रंभा एलपी ने चंद सतह के प्लाज्मा वातावरण को मापा है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो हमारे अंतरिक्ष एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तुर्की ने सीरिया में कुर्द लड़ाकों के 30 ठिकानों पर आप देखते हैं कि हवाई हमला किया है। तुर्की को अब तुर्की के नाम से जानते हैं ना, अंकारा उसकी राजधानी है। और उत्तरी अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मुंबई आतंकी हमले में तैमूर के भारत प्रत्यार्पण पर रोक और टली। अमेरिका कोर्ट ने प्रत्यार्पण के विरुद्ध याचिका दायर करने के 9 नवंबर का दिया समय। ये आप देखिए, बताऊं ना कौन है नरगिस मोहम्मदी, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनके जरूर याद रखिएगा। नरगिस का जन्म ईरान के जंजन शहर में एक कुर्द परिवार में 21 अप्रैल 1972 को हुआ था। भौतिकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के तौर पर काम शुरू किया। वह 1990 से ही महिलाओं के हक के लिए आवाज उठा रही हैं। कई बार आप देखिए अखबारों के लिए कॉलम भी लिखती थी वो। नरगिस 2003 में के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर का उप प्रमुख है। और इबादी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 से हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। 2003 से ही आप देखिए नरगिस ने डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम शुरू किया। नरगिस को जेल में बंद कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की मदद करने का कोशिश करने के आरोप में पहली बार 2011 में जेल की सजा हुई। नरगिस ने एक किताब भी लिखी, इसका नाम है ब्राइट टॉर्चर। इस किताब में उन्होंने जेल में रहते हुए साथी कैदियों की यातनाओं के बारे में लिखा है। 2022 में उन्हें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साहस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारतवंशी को डच अवार्ड मिला है। ये आप देखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जयता गुप्ता को प्रतिष्ठित डच पुरस्कार दिया गया है। और जयता इंटर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च विभाग में पर्यावरण विषय की प्रोफेसर हैं। भारत से रक्षा साझेदारी बढ़ाना जारी रखेगा अमेरिका। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुनिस इलाही घोषित अपराधी हुए। ये सब बातें हो रही। ये आपका खेल का क्षेत्र है। चलिए खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे। पाक ने नीदरलैंड को 81 रन से हराया। शकील ने बनाया 68 रन। ये आप देखेंगे आपका वनडे खेल की बात हो रही है, क्रिकेट की। हॉकी टीम ने 13 वर्ष बाद दिलाया है स्वर्ण पदक। ये चाइना आप देखिए 354 पे पहुंच चुका है। भारत अभी 95 पे पहुंचा है। तो हमारे खिलाड़ियों को अब देखिए बहुत सारी मदद दी जाएगी, लेकिन उन्हें खेलने के लिए मदद दी जानी चाहिए। ठीक है, खेलेंगे तो खिलेंगे। और एक समय आप देखते हैं खेलों के क्षेत्र में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। पहले आपने देखा होगा, कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज उल्टा हो रहा है। उससे भी आप देखते हैं कई पद मिल जाते हैं। अगर आप कोई अच्छा खेल में मेडल लाते हैं ना, तो आपको भी डीएसपी बना दिया जाता है। कुछ भी आपने सोचा होगा। हजारों करोड़ का हो सकता है महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाला। और अभी आप देखिए कई लोगों पर कई आप देखते हैं रणबीर कपूर, सिद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा, हिना खान, इन पर आप देखिए तलब भी किए गए हैं। गेम वाला सट्टेबाज ऐप है ना, उसी की बात हो रही। डिफेंस टैक्स शो में सेना चुनेगी अत्यधिक तकनीक हथियार। और आप देखिए टैक्स शो का मकसद है, और शो का मकसद उन अत्यधिक तकनीकी की पहचान करना है जो सशक्त बलों को की परिचालन चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगी। और सेना की मदद करेंगे ये उपकरण बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी, कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर, इन सब की बात हो रही है। आप लोग देखते रहिए। इसमें आप लोग यहाँ भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से ही पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार लूना 3 ने
चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली। 1959 में आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली और चंद्रमा से गुजरने के बाद लूना 3 ने 63,500 किलोमीटर की दूरी से पीछे मुड़कर चंद्रमा के सूर्य की रोशनी वाले दूर के हिस्से की 29 तस्वीरें ली। इससे आप देखिए पहले चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता था। अध्ययन के लिए एक साथ सड़क पर उतरे 90 जोड़े जुड़वा बच्चे। 1977 में आज ही के दिन स्वीडन में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुवांशिक अध्ययन का एक जैसे दिखने वाले 90 जोड़े जुड़वा बच्चों ने भाग लिया था। इसके तहत आप देखिए उन्होंने एक साथ एक ही जगह से खरीदारी की थी। अध्ययन में इस तरीके ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। भगत सिंह की पत्नी बनकर दुर्गा भाभी ने दिया था अंग्रेजों को चकमा। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती बोहरा जिन्हें क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहते थे, का जन्म 1907 में आज ही इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। 1958 में क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने से विवाद के बाद ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। तो दुर्गा भाभी ने 19 सितंबर 1928 को सांडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को उनकी पत्नी बनकर कोलकाता पहुंचाया। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा के विरोध में 8 अक्टूबर 1930 में ब्रिटिश सार्जेंट पर गोली भी चलाई थी। आप लोगों से कह रहा हूं कि महिलाएं कभी कमजोर नहीं थी, उन्हें बना के रखा गया था। और आप सोचिए उस समय भी तो महिलाएं थी, लेकिन जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने अपनी एक तरह से योग्यता दिखाई, उनका हम नाम पढ़ते हैं। और जो नहीं आप देखिए दिखा पाई, वो उनका नाम नहीं जानते हम लोग। मानसिक बीमारी को ठीक करेगा मशरूम। इसे मौजूद साइलोसाइबिन को माइक्रो डोजिंग के जरिए दिया जा सकता है मरीजों को। इस तरह किया गया माइक्रो डोजिंग का परीक्षण और नेचर मॉलिक्यूलर साइकियाट्री में प्रकाशित हुआ है अध्ययन। कुछ देशों में इलाज को वैध भी किया गया है। मशरूम आप सभी जानते होंगे, ये एक तरह से आप देखिए जानवरों ने साइलोसाइबिन की बार बार कम खुराक को अच्छी तरह से सहन किया है, तो ये काफी फायदा करता है, ध्यान रखा करिए। पेन किलर के साथ गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा प्रभावी हैं। महामारी में आप देखिए किशोरों में खाने संबंधी विकार बढ़े। ईटिंग डिसऑर्डर नाम से हुए शोध में 10 से 17 वर्ष की आयु के किशोर शोध के कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में हुआ प्रकाशित। पानी में तैरने वाली कार, कुछ नया करने का जुनून अक्सर लोगों को सुर्खियों में ले आता है। अमेरिका राज्य फ्लोरिडा में मियामी में एक उत्साही युवक ने बोट को मॉडिफाई करके आप देखें कार बना दिया। कुछ डायबिटीज पीड़ितों में लक्षण के आधार पर शीघ्र निदान संभव है, अनुसंधान कह रहे हैं। महिला यात्री ने जब्त किया गया जिराफ का फल। ये आप देखिए हार बनाने के लिए इकट्ठा किया था। इवन मानव पांव के 23,000 वर्ष पुराने निशान मिले। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के ब्राइट सैंडर्स नेशनल पार्क में मिली मानव पैरों के निशान संभवतः 21,000 से आप देखिए 23,000 वर्ष पहले के हैं। साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि अमेरिका में मानव ने अब तक पाए गए सबसे पुराने निशानों में से एक है। पैरों के यह निशान शिकारियों द्वारा किसी जीव का पीछा किए जाने की कहानी बयां कर रहे हैं। और साइंस जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित एक नए अध्ययन में उम्र निर्धारित करने के लिए तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। उन आश्चर्यजनक रूप में प्राचीन तिथियों के साथ साक्ष्य जुड़े गए हैं। अमेरिका भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के एक जीवाश्म विज्ञानी सवर प्रोटोरियस यह अमेरिका के लोगों को हमारी समझ में एक नया अध्याय खोलता है। फिर भी कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि वह बहस अभी सुलझी नहीं है। मनुष्य ने पहली बार अमेरिका में कब प्रवेश किया, इसकी तारीख पर लगभग एक शताब्दी से विवाद चल रहा है। और विज्ञानियों ने लंबे समय से सोचा था कि यह 13,000 साल पहले से पहले का नहीं था, जो क्लोविस संस्कृति के लिए जिम्मेदार सबसे पुराना ज्ञात पत्थर के औजारों का युग है, जिसका नाम न्यू मैक्सिको के उस शहर के नाम पर रखा गया जहां भी पाए गए थे। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मेहनत ईमानदारी से करना है, ठीक है।